मैं अपने ही घर के दरवाजे पर खड़ी थी, एक हथेली चौखट पर टिकी हुई और दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर कूद जाएगा। मुझे इस वक्त यहाँ नहीं होना था। प्लान के हिसाब से मैं अभी सफ़ेद चादर के नीचे गुरुग्राम के एक बड़े प्राइवेट हार्ट हॉस्पिटल के कार्डियक वार्ड में लेटी होती। कल सुबह मेरी बाईपास सर्जरी तय थी, लेकिन सच ये था कि ठंडी रात की हवा मेरे गले पर चुभ रही थी और मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैंने धीरे से चाबी ताले में घुमाई। मैं इतनी डर रही थी कि मुझे लगा चाबी की क्लिक भी अंदर तक सुनाई दे जाएगी। दरवाजे के नीचे से गर्म रोशनी बाहर रिस रही थी। अंदर से हंसी की आवाज आ रही थी, हल्की, बेपरवाह, जैसे किसी की जीत का जश्न हो। फिर एक और आवाज आई, कांच के गिलास टकराने की, वही टिंग वाली आवाज। मेरे बेटे और बहू मेरे घर में पार्टी कर रहे थे। पार्टी, जबकि मुझे तो हॉस्पिटल में आराम करना था। मैंने सांस रोकी और कान दरवाजे के पास ले गई। अंदर मेरी बहू काव्या की आवाज थी, इतनी खुश जैसी मैंने उसे कभी नहीं सुना। अंत में वो दिन आ ही गया। वो लगभग फुसफुसाई, लेकिन खुशी उसकी आवाज से टपक रही थी। मेरे बेटे कबीर की आवाज आई। वो सावधान बनने का नाटक कर रहा था, पर उसके शब्दों में घमंड साफ था। धीरे बोल, सब सेठ है, पर लापरवाही नहीं चाहिए। मेरी रूह तक ठंडी हो गई। सब सेठ है, ये शब्द किसी बेटे के नहीं होते जो अपनी माँ की जान बचाना चाहता है। काव्या हंसी। अब वो बूढ़ी औरत बस खत्म। और फिर उसने वो बात कही जिसने मुझे अंदर से चीर दिया। पूरा पैसा, पूरा बिजनेस, सब हमारा। 2000 करोड़ के आसपास बैठे हैं हम। कबीर, तूने कमाल कर दिया। मैं एक पल को हिली भी नहीं, जैसे मेरे पैरों के नीचे की जमीन गायब हो गई हो। मेरे हाथ की उंगलियां चौखट में धंस गईं। कबीर की आवाज और पास आ गई, जैसे वो कमरे में टहल रहा हो। कल ऑपरेशन के दिन एक छोटा सा कॉम्प्लिकेशन, समझी? वो भी ऐसा कि मेडिकल फाइल में बिल्कुल नेचुरल लगे। मैं टीम में रहूंगा। सीनियर सर्जन मेरा मेंटोर है। एनेस्थीसिया वाला सब समझ चुका है। कोई उंगली नहीं उठाएगा। मेरा सिर घूम गया। ये वही कबीर था जिसे मैंने 6 साल की उम्र में बुखार से तपते हुए पीठ पर लादकर मोहल्ले के क्लिनिक तक दौड़कर पहुंचाया था। वही बच्चा जिसके लिए मैंने महीनों एक्स्ट्रा शिफ्टिंग की ताकि उसका मेडिकल का सपना पूरा हो। वही बेटा जिसे उसके पापा ने मरते वक्त कहा था, माँ का ख्याल रखना। और आज वही मेरा अंत लिख रहा था। मैंने कांपते हाथों से फोन निकाला। साउंड ऑफ, फ्लैश ऑफ। मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की और फोन को दरवाजे के साइड वाले गैप के पास चिपका दिया ताकि आवाज साफ आ सके। मेरे गले में इतना सूखापन था कि निगलना मुश्किल हो रहा था, पर मैंने खुद को रोका। रोई तो आवाज निकल जाएगी, और अगर आवाज निकल गई तो शायद मैं सुबह तक जिंदा न रहूं। काव्या बोली, और अगर उसकी वसीयत? कबीर हंसा, बहुत ठंडे तरीके से। वसीयत तो बदलवा लेंगे जब वो कमजोर होगी, किसी न किसी बहाने। और अगर उसने दिमाग लगाया भी तो भी देर हो जाएगी। मेरी आंखों के सामने धुंध छा गई। मुझे उल्टी जैसा महसूस हुआ, पर मैंने अपने मुंह पर हथेली रख ली। मैंने रिकॉर्डिंग बंद की और बिना किसी आवाज के 2 कदम पीछे हट गई। मेरी एड़ी सीढ़ी के किनारे से टकराई और मेरे पूरे शरीर में झटका सा लगा। अंदर हंसी 1 सेकंड के लिए रुकी, फिर से शुरू हो गई। शायद उन्होंने कुछ नहीं सुना, या शायद उन्होंने सुन लिया और दिखाया नहीं। मैं पलटी और उस घर से दूर चल दी जो अब मेरा घर नहीं था। गार्ड ने मुझे देखा तो चौंका। मैडम, आप? मैंने बस इतना कहा। चाबी अंदर भूल गई थी और तेज कदमों से बाहर निकल गई। मैंने सड़क पर ओला कैब रोकी। ड्राइवर ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। रात के कपड़े, बिखरे बाल, चेहरा पीला। मैडम, इतनी रात, ठीक तो हो? मैंने खिड़की की तरफ देख लिया ताकि वो मेरी आंखों में टूटता हुआ इंसान न देख पाए। हॉस्पिटल चलो अभी। रास्ते में शहर की लाइट्स धुंधली हो गईं। मुझे याद आया, कबीर छोटा था तो बारिश में स्कूल गेट पर भीगता खड़ा रहता था और मुझे देखकर ऐसे दौड़ता था जैसे मैं उसकी दुनिया हूं। आज वही बेटा मेरी दुनिया बुझाने की प्लानिंग कर रहा था। अब आप सुन रहे हैं तो एक छोटी सी बात
कमेंट में बताइए आप कहाँ से सुन रहे हैं, कौन सा शहर, राज्य, और ऐसी सच्ची धड़कन रोक देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपको चुप नहीं रहने देगा। मैं हॉस्पिटल पहुंची। रिसेप्शन पर नाइट स्टाफ बदल चुका था। वार्ड में एक यंग नर्स आशा ने मुझे देखते ही आंखें बड़ी कर लीं। मैडम, आप कहाँ गई थी? डॉक्टर राउंड पर आए थे, आपको ढूंढ रहे थे। मैंने बहुत मुश्किल से एक नकली मुस्कान बनाई, थोड़ी हवा लेने। सिर भारी हो रहा था। मैंने धीरे से कहा, एक कप गर्म पानी दे दो। वो जैसे ही बाहर गई, मैंने कमरे की कुंडी लगा ली। फिर मैंने अपना छोटा पर्स खोला। अंदर दवाइयों की बोतल थी, वही जिसे मैं पूरे दिन घर भूल आई का नाटक कर रही थी। सच ये था कि मैंने बोतल जानबूझकर साथ रखी थी। कई हफ्तों से कुछ गलत लग रहा था। दवाइयों का स्वाद बदलता था। कभी गोली का रंग हल्का होता, कभी भारी नींद आ जाती, और आज मुझे बस एक चीज चाहिए थी, सबूत। मैंने गोली नहीं खाई, पहली बार। मैंने उसे एक अलग पॉलीबैग में रखा, जैसे कोई क्राइम सीन का सबूत रखता है। फिर मैं बेड पर बैठ गई और खुद को शांत करने की कोशिश की। दिल की बीमारी दर्द देती है, पर अपनों का धोखा उससे भी तेज चुभता है। रात करीब 2 बजे ऑन कॉल डॉक्टर रूम में आए। उन्होंने मॉनिटर देखा। आपका बीपी थोड़ा ऊपर है, एंग्जाइटी बहुत है। मैंने कांपती आवाज बनाई, डॉक्टर, मैं बहुत घबरा रही हूं। क्या सर्जरी कुछ दिन टल सकती है? उन्होंने मेरी तरफ देखा, जैसे सोच रहे हों। अगर आप बहुत अनस्टेबल हैं तो रिस्क बढ़ता है। हम दोबारा रिव्यू कर सकते हैं। वो टैबलेट पर कुछ लिखने लगे। मैं डॉ कबीर, आपके बेटे को अपडेट कर दूंगा। मेरे मुंह से अचानक निकल गया, नहीं। फिर मैंने तुरंत आवाज नरम की, प्लीज अभी नहीं, वो ड्यूटी में होंगे, थक गए होंगे, सुबह बता दीजिए। डॉक्टर ने 1 सेकंड मुझे देखा, शायद उन्हें अजीब लगा, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाकर चले गए। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, मैंने वो नंबर डायल किया जिसे मैं सालों से नहीं छूती थी। राघव शुक्ला। मेरी आवाज खुद मुझे अजनबी लगी, इतनी सीधी, इतनी ठंडी। उधर से थकी हुई आवाज आई, हाँ कौन? मैं सीमा मेहरा बोल रही हूँ, विनय मेहरा की पत्नी। मेरे पति का नाम लेते ही उधर सन्नाटा छा गया। फिर उसने धीमे से कहा, सीमा जी, आप ठीक हैं? मैंने एक सांस में सच कह दिया, मेरा बेटा और बहू मेरी जान लेने की प्लानिंग कर रहे हैं और मुझे अभी मदद चाहिए। अगली सुबह मैं हॉस्पिटल से सीधे राघव के ऑफिस पहुंची, बिना किसी को बताए। उसका ऑफिस पुराने दिल्ली वाले एरिया में था। ऊंची बिल्डिंग, बड़े शीशे, अंदर लकड़ी की शांत सी महक। राघव ने मुझे बैठाया। चाय आई, पर मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने उसे रिकॉर्डिंग सुनाई और वो फोटो भी दिखाए जो मैंने जल्दी में दरवाजे की दरार से खींचे थे। गिलास, मुस्कान, जश्न। राघव का चेहरा एक एक सेकंड के साथ पत्थर होता गया। ये आपके अपने बेटे की आवाज है? उसने पूछा। हाँ, मैंने कहा, और मेरी बहू की भी। राघव उठकर अपनी अलमारी के पास गया। उसने एक सील्ड फाइल निकाली जिस पर मेरे पति का नाम था। विनय जी ने यह मुझे सालों पहले दिया था, उसने धीरे से कहा। उन्होंने कहा था, अगर कभी सीमा को खतरा हो तो ये खोल देना। मेरे हाथ कांपते हुए भी फाइल पर गए। अंदर कुछ कागज थे कानूनी भाषा में, पर राघव ने सरल शब्दों में समझाया। आपके पति ने कंपनी के शेयर्स, प्रॉपर्टी, सबको इस तरह बांधा था कि आपके बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। और अगर आपकी तबीयत को कुछ होता भी है तो सीधा आपके बेटे के हाथ में सब नहीं जाएगा। ट्रस्ट बनेगा, निगरानी होगी, शर्तें होंगी। मैंने सूखी हंसी हंसी। यानी वो पहले से जानते थे कि इंसान लालच में गिर सकता है? राघव ने मेरी आंखों में देखा। वो इंसान को जानते थे, सीमा जी। पैसा प्यार को भी जंग लगा देता है। अगर सीमा न हो। उसने टेबल पर एक पेन रखा। अब सुनिए, आपको 3 काम करने होंगे। 1, तुरंत अपना हॉस्पिटल बदलना, नई टीम, नया डॉक्टर। 2, अपनी सारी दवाइयां हर एक थर्ड पार्टी से चेक कराना। 3, अपने फाइनेंस और वसीयत के लिए सही सुरक्षा वीडियो, वेरिफिकेशन, 2 गवाह
नोटरी और कोई भी साइन आपके भरोसेमंद वकील के बिना वैलिड नहीं होगा। मैंने सिर हिलाया। ये सिर्फ कहानी नहीं थी, ये असल जिंदगी की लड़ाई थी और इसमें जीतने के लिए रोना नहीं सोचना पड़ता है। राघव ने आगे कहा, और एक बात, इंडिया में बहुत लोग नॉमिनी को मालिक समझ लेते हैं। नॉमिनी सिर्फ रिसीवर होता है, मालिक नहीं। असली मालिक वसीयत और लीगल उत्तराधिकारी होते हैं। हम ये सब साफ करेंगे, कोई आपकी कमजोरी का फायदा नहीं उठा पाएगा। मैंने पहली बार अपने अंदर हल्की सी ताकत महसूस की। डर अभी भी था, पर अब मेरे पास दिशा थी। मैं ऑफिस से निकली तो बाहर हल्की बारिश हो रही थी। सड़क पर वही पुरानी आवाजें, वही ट्रैफिक, वही दुनिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पर मेरे भीतर सब बदल चुका था। मैंने अपने पुराने कॉलेज की दोस्त को कॉल किया, मीरा। वो रिटायर्ड सीनियर नर्स थी और अस्पतालों में उसके संपर्क अभी भी थे। उसने फोन उठाते ही कहा, सीमा, आवाज क्यों कांप रही है? मैंने बस इतना कहा, मुझे तुम्हारी जरूरत है अभी। मीरा शाम तक आ गई, फल लेकर, विटामिन लेकर और आंखों में आग लेकर। मैंने जब उसे सब बताया तो उसका चेहरा उतर गया। मुझे शुरू से काव्या ठीक नहीं लगी। उसने दांत भींचकर कहा, और सुन, पिछले कुछ महीनों में मैंने एक फार्मेसी में उसे देखा था। ऐसी दवा ले रही थी जो दिल की धड़कन बिगाड़ सकती है अगर डोज गलत हो। मेरे पेट में फिर गलत है। वही ठंड उतर गई। क्या नाम था? मीरा ने कहा। नाम तो पूरा याद नहीं, पर वो हार्ट मेडिसिन थी और वो बहुत चुपचाप खरीद रही थी, जैसे छुपा रही हो। मैंने अपने पर्स से वो पॉलीबैग निकाला जिसमें मैंने अपनी गोली रखी थी। ये वही दवा हो सकती है? मीरा ने ध्यान से देखा। हो सकता है, लेकिन हम अंदाजा नहीं लगाएंगे, हम टेस्ट कराएंगे। फिर मैंने वही किया जो एक डरती हुई माँ नहीं, एक जागी हुई औरत करती है। मैंने परिवार वाले व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज टाइप किया, बहुत साधारण। आज राघव जी से मुलाकात हुई, कुछ लीगल पेपर्स अपडेट किए, सोच रही हूँ अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा बच्चों के हार्ट इलाज के लिए दान कर दूं। मैंने जानबूझकर दान शब्द लिखा। ये लालच का अलार्म होता है। और सच में 2 मिनट भी नहीं हुए कि मेरे फोन की स्क्रीन चमक उठी। कॉल, मेरे बेटे का। कबीर। उसकी मीठी चिंतित आवाज कान में पड़ी और मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। मम्मी, आप वसीयत क्यों बदल रही हैं? आप ठीक तो हैं? मैं अभी आ जाऊं? मैंने फोन को कसकर पकड़ा। मुझे पता था अब खेल शुरू हो चुका है, और अगर मैंने एक भी गलती की तो अगली सुबह सच में मेरी आखिरी सुबह हो सकती है। कबीर की मीठी आवाज मेरे कान में शहद जैसी लग रही थी, पर उसके अंदर छुपा जहर मैं पहचान चुकी थी। मम्मी, आप वसीयत क्यों बदल रही हैं? आप ठीक तो हैं? मैं अभी आ जाऊं? मैंने अपनी सांस को बराबर किया, जैसे मैं सच में वही पुरानी माँ हूं जो हर बात पर भरोसा कर लेती है। कुछ नहीं बेटा, मैंने धीमे से कहा। बस मन में आया कि बच्चों के इलाज में मदद कर दूं। और राघव जी ने बोला, कागज ठीक करवा लो। कबीर ने तुरंत बात पलटी। आपको ऐसे नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। कल की सर्जरी बिल्कुल सुरक्षित है। आप बस आराम करो। मैं सुबह आपको देखने आऊंगा। उसने मैं शब्द ज्यादा जोर से कहा, जैसे वो बताना चाहता हो कि कंट्रोल उसके हाथ में है। मैंने हाँ कहा और कॉल कट कर दी। मेरे हाथ कांप रहे थे, पर अब ये डर नहीं था, ये सतर्कता थी। मैंने मीरा की तरफ देखा। मीरा ने बस एक लाइन बोली, अब वो हर कदम पर तुम्हें दबाएंगे। और फिर उसने वही किया जो एक समझदार इंसान करता है, भावना नहीं, प्लान। सीमा, आज से एक नियम। मीरा ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, कोई भी दवा, कोई भी खाना, कोई भी पेपर तुम अकेली नहीं संभालोगी। हमेशा 2 गवाह, हमेशा रिकॉर्ड। मैंने सिर हिलाया। और हॉस्पिटल? मीरा ने कहा, पहला काम हॉस्पिटल बदलना, पर ऐसे नहीं कि सबको पता चल जाए। हम सेकंड ओपिनियन के बहाने करेंगे। इंडिया में ये बिल्कुल नॉर्मल है, किसी को शक नहीं होगा। राघव ने भी यही बोला था। लेकिन सबसे मुश्किल हिस्सा यही था, मेरे बेटे को ये लगे कि मैं अभी भी उसके जाल में हूं, वरना वो और तेज हो जाएगा। मैंने उसी शाम
एक और मैसेज ग्रुप में भेजा, बिल्कुल साधारण। डॉक्टर ने बोला 1-2 दिन ऑब्जर्वेशन और सर्जरी अभी थोड़ी टल सकती है। मैंने जानबूझकर टल सकती है लिखा ताकि वो घबराए। 5 मिनट के अंदर काव्या का मैसेज आया, मम्मी आप चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ हैं। मैं आपके लिए घर से सूप बनाकर लाती हूँ। उसके शब्द मीठे थे, पर मुझे अब उसकी मिठास से ही डर लगता था। रात में मैं अस्पताल के कमरे में लेटी रही, पर नींद नहीं आई। मैं एक एक चीज सोच रही थी जो लोग असल जिंदगी में गलती से कर बैठते हैं। बुजुर्ग अक्सर नॉमिनी को मालिक समझ लेते हैं। लोग ओटीपी शेयर कर देते हैं। लोग किसी को सिर्फ मदद के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी दे देते हैं और फिर वही कागज उनकी जान बन जाता है। और सबसे बड़ी गलती, लोग शर्म की वजह से बोलते नहीं। लोग क्या कहेंगे, इसी चुप्पी में अपराधी पलता है। सच चुनूंगी। अगले दिन सुबह राघव मेरे कमरे में आया। उसके हाथ में एक छोटा फोल्डर था। मैंने 2 डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं, उसने कहा। पहला, मेडिकल कंसेंट और फाइनेंशियल कंसेंट की लिमिट, यानी आपके बिना कोई भी आपकी तरफ से कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकता, भले ही वो आपका बेटा ही क्यों न हो। दूसरा, आपका एक सेफ्टी डिक्लेरेशन। अगर कभी आपसे कोई साइन करवाए तो वो तभी वैलिड होगा जब आपका वीडियो वेरिफिकेशन होगा और आपका अपना वकील मौजूद होगा। मैंने उसके पेन को पकड़ा, फिर रुक गई। अगर कबीर को पता चला, राघव ने शांत आवाज में कहा, सीमा जी, आपके बेटे को लगे कि आप अभी भी डर रही हैं, पेपर हम शांत तरीके से करेंगे और सबसे जरूरी, आप अपनी संपत्ति और बैंक अकाउंट में मल्टी लेवल सिक्योरिटी लगाइए। केवाईसी ओटीपी किसी को नहीं। बैंक में अपने नाम से नया पासबुक अपडेट, नया मोबाइल नंबर, नया ईमेल और लॉकर का एक्सेस सिर्फ आपके भरोसेमंद इंसान के साथ। मीरा ने बीच में कहा, और दवाइयाँ। राघव ने मेरी तरफ देखा। दवाइयों का स्ट्रिप, बैच नंबर और डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, सबकी फोटो। और जो दवा आप खाती हैं उसके लिए अपना अलग बॉक्स, किसी को भी छूने मत देना। ये बातें सुनकर मुझे लगा जैसे कोई मुझे वापस मेरे पैरों पर खड़ा कर रहा है। मैंने उसी दिन सेकंड ओपिनियन के नाम पर एक दूसरे शहर में अपॉइंटमेंट तय किया, जयपुर। वहां एक जाना माना कार्डियक स्पेशलिस्ट था। मीरा ने अपने पुराने संपर्क से अपॉइंटमेंट जल्दी करवा दिया। प्लान ये था कि मैं अचानक नहीं भागूंगी। मैं ऐसे जाऊंगी जैसे मैं सामान्य इलाज के लिए जा रही हूं, और कबीर को लगेगा वो मुझे फिर से वापस खींच लेगा। दोपहर को कबीर अस्पताल आया। उसके हाथ में एक टिफिन था और चेहरे पर वही परफेक्ट बेटा वाली मुस्कान। मम्मी, आपकी पसंद का खाना, उसने कहा। काव्या ने बनाया है। मैंने टिफिन की खुशबू सूंघी। सच में बहुत अच्छी लग रही थी। यही तो खतरनाक होता है, जहर हमेशा बदबू नहीं देता। मैं मुस्कुराई, बहुत अच्छा, पर अभी डॉक्टर ने कहा है हल्का खाना। कबीर ने अपनी के बाद से आवाज नरम रखी। आप कमजोर हो रही हो मम्मी, थोड़ा थोड़ा खा लो। मैंने एक छोटा सा निवाला लिया, बस दिखावे के लिए, फिर पानी पीने का बहाना किया। मीरा मेरी बगल में बैठी थी। मैंने उसकी तरफ हल्का सा सिर हिलाया। मीरा समझ गई। वो टिफिन को कूड़ा नहीं फेंकने वाली थी, वो इसे सबूत बनाने वाली थी। कबीर ने मेरी दवा की तरफ नजर डाली। आपने सुबह की गोली ली? मैंने कहा, हाँ। झूठ, मैंने सिर्फ विटामिन लिया था। असली गोली मैंने अलग रख दी थी। कबीर ने राहत की सांस ली और फिर एक और मीठा वार किया। मम्मी, चिंता मत करो, मैं आपके लिए सब संभाल लूंगा। आप बस भरोसा रखो। उसकी आंखें मेरे चेहरे पर नहीं थीं, वो मेरे हाथों पर थीं, जैसे वो देख रहा हो कि मैं कमजोर हूं या नहीं। मीरा ने सीधे सीधे पूछा, कबीर, तुम्हारा ड्यूटी रोस्टर क्या है? तुम हर वक्त यहीं कैसे? कबीर के चेहरे पर एक पल के लिए झुंझलाहट आई, फिर वो तुरंत मुस्कराया। आंटी, मम्मी मेरी है, मैं टाइम निकालता हूं। वो गया तो मेरे पूरे शरीर से जैसे सांस वापस आई। मीरा ने उसी वक्त टिफिन सील करके अपने बैग में रख लिया। आज ही टेस्ट, उसने कहा। और एक बात, मुझे शक है ये लोग सिर्फ खाना नहीं,
दवा भी बदल रहे। उस रात मीरा ने अस्पताल के बाहर एक छोटी लैब में टिफिन का बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट करवा दिया। रिपोर्ट सुबह आई। मीरा ने पेपर मेरे सामने रखा। हार्ट मेडिसिन का ओवरडोज मिक्स हो सकता है, और एक और चीज़, ये खाना स्लो असर करता है। आज नहीं मारता, कुछ दिन में कमज़ोर करता है। मेरे गले में कुछ अटक गया, यानी वो मुझे धीरे धीरे कमज़ोर कर रहे हैं ताकि सर्जरी के दिन कॉम्प्लिकेशन लगे। मीरा ने सिर हिलाया। और इंडिया में अगर रिकॉर्ड सही बनाया जाए तो परिवार अक्सर सवाल नहीं करता। यही उनकी ताकत है। मैंने अपना फ़ोन उठाया और एक नया कदम उठाया। मैंने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को कॉल किया, मीरा के भरोसेमंद आदमी को। उसका नाम था निखिल। आवाज़ साधारण, बात सीधी। मैडम, मैं आपको डराने नहीं आया। मैं बस सबूत इकट्ठा करूंगा कानूनी तरीके से। बैंक ट्रांजैक्शन का फॉरेंसिक ऑडिट, कॉल पैटर्न और सीसीटीवी फुटेज जहां संभव हो। बाकी पुलिस और कोर्ट का रास्ता राघव जी संभालेंगे। मैंने कहा, मुझे सबूत चाहिए ताकि कल कोई ये ना कहे कि मैं पागल थी या मैं बदला ले रही थी। निखिल बोला, समझ गया। और एक बात, आप अपने घर में 2 छोटे कैमरे लगवाइए। इंडिया में ये बहुत आम है सिक्योरिटी के नाम पर। बस ये ध्यान रहे, बेडरूम बाथरूम नहीं, बाकी जगहों में वैध है। मैंने उसी दिन घर पर कैमरे लगवा दिए, लिविंग रूम, स्टडी के बाहर और दवा रखने वाली अलमारी के पास। सब कुछ सिक्योरिटी के नाम पर सोसाइटी में चोरी की खबर का बहाना बना दिया। कोई सवाल नहीं। काव्या 2 दिन बाद अचानक मेरे घर आ गई, हाथ में हेल्दी सूप और चेहरे पर चिंता का नाटक। मम्मी, आप इतनी अकेली क्यों? उसने कहा। आप हमारे साथ चलिए, हमारे फ्लैट में रहिए, मैं आपकी देखभाल करूंगी। मैंने अंदर से कांपते हुए भी बाहर से शांत चेहरा रखा। अभी नहीं। डॉक्टर ने कहा है शांत जगह, कम आवाज़ा। काव्या ने मेरे स्टडी की तरफ देखा। उसकी नज़र मेरे डॉक्यूमेंट वाले दराज पर गई, फिर वापस मेरे चेहरे पर। आप राघव जी से इतनी बार क्यों मिल रही हैं? उसने हंसकर कहा, पर उसकी हंसी में तेज धार थी। मैंने भी उसी की भाषा में जवाब दिया, क्योंकि मैं बूढ़ी हूं और बूढ़ों को कागज व्यवस्थित करने चाहिए। फिर मैंने जानबूझकर एक और लाइन जोड़ दी, और हां, अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो चीजें सालों तक फ्रीज हो सकती हैं। ट्रस्ट के रूल्स बहुत सख्त हैं। काव्या की पलकों ने हल्का सा झटका खाया। बस 1 सेकंड, पर कैमरे ने पकड़ लिया। उस रात जब मैं सो रही थी, कैमरे की स्क्रीन मेरे फोन पर चल रही थी। करीब 1:20 बजे मेरे बेडरूम का दरवाज़ा बहुत धीरे से खुला, पर्दा हिला और काव्या चुपके से अंदर आई। वो सीधे मेरी दवा वाली अलमारी के पास गई। उसने मेरा पिल बॉक्स खोला और गोलियां बदलने लगी। उसके हाथ तेज थे, जैसे उसने ये काम कई बार किया हो। मेरे शरीर में आग सी दौड़ गई। मैं चाहती थी अभी उठकर चिल्लाऊं, उसे पकड़ लूं, सबको बुला लूं, पर मीरा की बात याद आई। भावना नहीं, सबूत। मैंने खुद को रोक लिया। फोन की रिकॉर्डिंग और कैमरे की फुटेज सब सेव हो गई। काव्या बाहर निकली और दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने तुरंत वही पिल बॉक्स उठाया। गोलियां सच में अलग थीं, रंग थोड़ा हल्का, किनारे ज्यादा चिकने। मैंने उन्हें अलग पॉली बैग में रखा और असली विटामिन वापस रख दिए। अगर कल वो देखे तो उसे लगेगा मैंने दवा ली। पर कहानी यहीं नहीं रुकी। अगले दिन कबीर आया। वो बेहद मीठा बनकर आया, जैसे सब ठीक है। मम्मी, मैं आपको एक नया सपोर्ट मेट दिलवा देता हूँ, इससे एंग्जाइटी कम होगी। मैंने कहा, ठीक है। फिर मैंने अचानक पूछा, कबीर, तुमने कभी पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में सोचा है? उसकी आंखें चमकीं, बहुत हल्की सी। क्यों मम्मी? मैंने आराम से कहा, राघव जी बोल रहे थे अगर कभी मुझे कुछ हो तो कोई एक आदमी बैंक हॉस्पिटल के काम संभाले। तुम ही तो हो। ये सुनकर कबीर के चेहरे पर वो जीत वाली छाया आई जो वो छुपा नहीं पाया। हाँ मम्मी, मैं कर दूंगा। आप साइन कर दो, मैं सब संभाल लूंगा। मैंने मन ही मन कहा, यही तो चाहिए था। उसका लालच खुलकर सामने आए। मैंने मुस्कुराकर कहा, अभी नहीं। राघव जी बोले थे, ऐसे पेपर सोच समझ कर। कबीर का चेहरा 1 सेकंड के लिए सख्त हुआ। मम्मी, आप मुझ पर भरोसा नहीं? मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, भरोसा है बेटा, पर मैं मूर्ख नहीं बनना चाहती। लोग क्या कहेंगे कि माँ ने बिना पढ़े साइन कर दिया। ये लाइन मैंने खास रखी क्योंकि लोग क्या कहेंगे।
इनके दिमाग का रिमोट कंट्रोल था। और सच में कबीर तुरंत शांत हो गया। ठीक है, धीरे धीरे कर लेंगे। पर उसकी आंखों में जल्दबाजी थी, जैसे घड़ी तेज चल रही हो। उसी शाम निखिल का कॉल आया। मैडम, एक बड़ी बात मिली है। आपके बेटे और बहू की कुछ ट्रांजैक्शन की लाइन एक प्राइवेट क्लिनिक से जुड़ रही है। नाम है पल्स केयर। मेरे पेट में गांठ पड़ गई। वही क्लिनिक। मीरा ने पहले भी कुछ ऐसा कहा था। निखिल ने आगे कहा, और एक और बात, पल्स केयर का एक पार्टनर किसी बड़े हॉस्पिटल का सीनियर डॉक्टर है। अभी मैं नाम कंफर्म कर रहा हूं, पर पैटर्न साफ है। पैसे का रास्ता, दवाइयों का रास्ता, सब वहीं से जुड़ता है। मैंने आंखें बंद की। सब कुछ एक जाल है, निखिल बोला। और मैडम, आज शाम आपकी बहू ने एक नोटरी ऑफिस में विजिट की है, शायद किसी पेपर के लिए। मैंने फोटो और टाइम स्टैम्प ले लिया है। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। पेपर? किस तरह के? निखिल ने कहा, अभी पता नहीं, पर जब नोटरी आता है अक्सर या तो पावर ऑफ अटॉर्नी होता है, या वसीयत, या प्रॉपर्टी ट्रांसफर के कागज। मीरा ने मेरा हाथ दबाया। देखा, अब वो सिर्फ दवा से नहीं, कागज से भी मारेंगे। मैंने उसी रात कैमरा फीड फिर ऑन किया, और इस बार जो मैंने सुना, उसने मेरे अंदर बचा हुआ भरोसा भी तोड़ दिया। स्टडी के बाहर कैमरे में कबीर और काव्या की धीमी आवाज रिकॉर्ड हो रही थी। कबीर कह रहा था, वो टल रही हैं, पेपर नहीं साइन कर रही, अब टाइम नहीं है। काव्या की आवाज में झल्लाहट थी, तो फिर सीधा करो, रात में नींद वाली दवा, फिर साइन, वो समझ भी नहीं पाएगी। कबीर ने ठंडी आवाज में कहा। और अगर उसने आवाज उठाई, काव्या बोली, तो लोग क्या कहेंगे? बूढ़ी औरत, अकेली, एंग्जाइटी। हम कह देंगे उसका दिमाग ठीक नहीं। मेडिकल रिपोर्ट तुम्हारे हाथ में है। कबीर ने सांस छोड़ी। ठीक है, कल रात नोटरी को बुला लेंगे। एक इंजेक्शन भी है। 10 मिनट में सब शांत। मेरे पास एक दिन से भी कम समय था, और ये सिर्फ चोरी नहीं थी, ये मेरे हस्ताक्षर का अपहरण था, मेरी पहचान का अपहरण। मेरे फोन की स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग सेव हो गई। मैं धीमे से उठी और राघव को कॉल किया। बस 2 शब्द बोले, कल रात। राघव ने एक भी सवाल नहीं पूछा। उसने सिर्फ कहा, समझ गया, अब हम उन्हें रंगे हाथ पकड़ेंगे। मैंने कॉल कट किया और खुद से एक वादा किया, मैं आज रोऊंगी नहीं, मैं आज टूटूंगी नहीं, मैं सच को जीतने दूंगी, और फिर भी अपने दिल में जहर नहीं पालूंगी। क्योंकि अगर मैं नफरत में जल गई तो वो लोग मेरे शरीर से पहले मेरी आत्मा मार देंगे। मेरी सांस तेज हो रही थी, पर दिमाग साफ था। मैंने बैग पैक किया। कुछ कपड़े नहीं, सबूत, कैमरा फुटेज बैकअप, दवाइयों के सैंपल, टिफिन की रिपोर्ट और एक छोटा वॉइस रिकॉर्डर। मीरा ने मेरे सामने एक छोटा इंजेक्शन किट रख दिया, इमरजेंसी के लिए। उसने कहा, ये तुम्हें नुकसान नहीं करेगा, पर अगर उन्होंने कुछ दिया तो असर कम कर सकता है। डॉक्टर से कंफर्म किया है। मैंने उस किट को जेब में रखा, और पहली बार मुझे महसूस हुआ मैं शिकार नहीं हूं, मैं गवाह हूं। और जब रात के 11 बजे कबीर का मैसेज आया, मम्मी, हम घर आ रहे हैं, बस बात करनी है, मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैंने सिर्फ ठीक है लिखा। फिर कमरे की लाइट बंद की, कैमरे ऑन किए और दरवाजे के पास बैठ गई। बाहर लिफ्ट की आवाज आई। फुटस्टेप्स पास आ रहे थे, और मेरी स्क्रीन पर वही दृश्य दिखा। कबीर और काव्या, हाथ में एक फाइल, उनके पीछे एक आदमी जिसके हाथ में नोटरी की सील वाला बैग था। दरवाजे की घंटी नहीं बजी। चाबी घुसी और ताला खुला, जैसे ये घर उनका ही हो। मैं सोफे के पीछे वाले कोने में बैठी थी, लाइट बंद, बस टीवी के पास छोटी नाइट लैंप की हल्की रोशनी। मेरे फोन पर कैमरा फीड चल रही थी, और मेरी जेब में छोटा रिकॉर्डर ऑन था। कबीर सबसे आगे आया, चेहरे पर वही चिंतित बेटा वाला एक्सप्रेशन। उसके पीछे काव्या, हाथ में फाइल, और तीसरा आदमी, साधारण कपड़े, हाथ में नोटरी का बैग, कंधे पर एक छोटा पाउच जैसे स्टाम्प पैड वगैरह रखते हैं। कबीर ने घर में कदम रखते ही ऊंची आवाज में कहा, मम्मी, आप जाग रही हो? हम बस आपकी मदद करने आए हैं। मैंने धीरे से लाइट ऑन की,
और सामान्य आवाज में कहा, हूँ। आ गए। तीनों एक पल को रुके। उन्हें उम्मीद थी मैं सो रही हूं, कमजोर हूं, घबराई हूं, पर मेरी आवाज शांत थी। यही शांत आवाज अपराधियों को सबसे ज्यादा डराती है। काव्या ने तुरंत मीठा बनकर कहा, मम्मी, आपको परेशान नहीं करेंगे, बस एक छोटा सा पेपर है, नोटरी अंकल हैं, आपकी सुविधा के लिए। मैंने जानबूझकर भोला सवाल पूछा, कौन सा पेपर? कबीर आगे बढ़ा, मम्मी, बस एक मेडिकल और फाइनेंशियल ऑथराइजेशन, ताकि आपके इलाज में कोई दिक्कत ना हो। आप जानती हो ना, कल परसों अचानक कुछ हो जाए तो। उसने बात अधूरी छोड़ी, जैसे डर दिखा रहा हो। मैंने सिर हिलाया, ठीक, पहले चाय बना लो। कबीर और काव्या की आंखों में झल्लाहट की चमक आई। उन्हें अभी काम निपटाना था, समय उनके खिलाफ था। कबीर ने बनावटी मुस्कान रखी, मम्मी, अभी चाय बाद में, पहले साइन कर दो, नोटरी जी भी देर तक नहीं रुक सकते। मैंने फाइल की तरफ देखा, ठीक है, पढ़ लेते हैं। काव्या झट से पास आकर बैठी, मम्मी, आप पढ़कर परेशान मत हो, ये स्टैंडर्ड है। यही वो लाइन है जो असली जिंदगी में लोगों को डुबोती है। स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड कहकर आपका अधिकार छीना जाता है। मैंने फाइल खोलकर धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया, और जैसे ही मेरी नज़र उस लाइन पर गई, जनरल पावर ऑफ अटर्नी, मेरे अंदर गुस्सा नहीं, साफ समझ जागी। ये सिर्फ मदद नहीं थी, ये मेरी पहचान की चाबी थी। मैंने पेज बंद कर दिया। ये पावर ऑफ अटॉर्नी है। कबीर ने तुरंत मासूमियत का नाटक किया, हाँ मम्मी, बस ताकि बैंक और हॉस्पिटल का काम आसान हो जाए। मैंने बहुत शांत स्वर में कहा, इंडिया में नॉमिनी मालिक नहीं होता, और पोआ का मतलब मालिक जैसा कंट्रोल हो सकता है, और मैं बिना अपने वकील के ये कभी साइन नहीं करूंगी। काव्या के चेहरे का रंग एक सेकंड को उतर गया, फिर वो मीठी आवाज में चुभी, मम्मी, आप हम पर भरोसा नहीं करती? मैंने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने दूसरा सवाल पूछा, जो उन्हें हिला देता है, आप नोटरी को रात में क्यों लाए? नोटरी वाला आदमी घबराया, मैडम, मुझे कहा गया था इमरजेंसी। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, इमरजेंसी तब होती है जब इंसान होश में नहीं होता। मैं होश में हूं, और अब मेरे नियम होंगे। कबीर के जबड़े सख्त हो गए, मम्मी, आप ड्रामा मत करो, आपकी तबीयत। वो आगे बढ़ा और मेरे कंधे को हल्का दबाया। दबाव प्यार का नहीं था, वो कंट्रोल था। मैंने धीरे से उसके हाथ को हटाया। मेरी तबीयत का इस्तेमाल मत करो। काव्या ने नोटरी को इशारे से कहा, आप बस साइन वाली जगह दिखाइए। नोटरी ने पेन आगे किया। काव्या ने मेरी तरफ पेज घुमाया, जैसे जल्दी जल्दी में बस हाथ चलवा देगी। मैंने पेन उठाया और उसी क्षण अपने फ़ोन का फ्रंट कैमरा ऑन करके उनकी तरफ कर दिया। ठीक, मैंने सामान्य सी आवाज़ में कहा, पर पहले वीडियो वेरिफिकेशन। मेरे वकील और मेरे डॉक्टर दोनों के सामने। कबीर के चेहरे पर गुस्सा छलक आया, मम्मी, आप पागल हो गई हो क्या? उसके मुंह से निकलते ही मुझे याद आया, यही वो शब्द है जो बहुत लोगों की कहानी खत्म कर देता है। पागल। भूलने लगी है, एंग्जाइटी। और फिर परिवार उसकी आवाज़ छीन लेता है। मैंने उसी वक्त ऊंची आवाज़ में कहा, अगर मैं पागल हूं तो तुम रात में नोटरी लेकर क्यों आए? दिन में क्यों नहीं? काव्या ने माहौल संभालने की कोशिश की, मम्मी, पड़ोसी सुनेंगे। मैंने जानबूझकर और जोर से कहा, हाँ, सुने, लोग क्या कहेंगे? यही तो तुम लोग इस्तेमाल करते हो। आज लोग सच सुनेंगे। कबीर ने मेरी तरफ झपट्टा सा मारा, शायद फोन छीनने। उसी सेकंड बाहर से दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। पुलिस, दरवाजा खोलिए। काव्या के हाथ से फाइल लगभग गिर गई। कबीर एक पल को जड़ हो गया। नोटरी का चेहरा सफेद पड़ गया। मैंने धीरे से दरवाजे की तरफ देखा, जैसे ये सब मेरी योजना का हिस्सा है। क्योंकि था, मैंने दरवाजा खोला। 2 पुलिस वाले, एक महिला कांस्टेबल और उनके पीछे राघव। साथ में मीरा भी थी, और एक डॉक्टर वाला आदमी, मीरा के संपर्क से आया हुआ इमरजेंसी मेडिकल स्टाफ। बस एहतियात के लिए। राघव ने अंदर कदम रखते ही सीधा कहा, सीमा जी ने मुझे पहले से सूचित किया था। आपके घर के सीसीटीवी, दवा की स्वैपिंग और अभी की रिकॉर्डिंग सब हमारे पास है। कबीर ने तुरंत एक्टिंग शुरू कर दी, सर, ये गलतफहमी है। मेरी माँ बहुत तनाव में है, हार्ट पेशेंट है, भ्रम। राघव ने एक पल भी बहस नहीं की। उसने पुलिस को इशारा किया,
इनके पास जो फाइल है वो दिखाइए और नोटरी साहब से पूछिए किसने बुलाया, किस समय, किस मकसद से। महिला कांस्टेबल ने फाइल ली। ये तो पावर ऑफ अटॉर्नी है, उसने कहा। रात को काव्या ने तुरंत रोना शुरू किया। हम तो बस मदद। मीरा ने आगे आकर कड़क आवाज में कहा, मदद? ये लोग दवा बदलते हुए कैमरे में पकड़े गए हैं, खाना टेस्ट कराया है और आज ये जबरदस्ती साइन करवाने आए हैं। कबीर ने मेरी तरफ देखा। पहली बार उसके चेहरे पर डर असली था। मम्मी, आपने पुलिस बुला ली? मैंने उसे देखा, पर मेरी आंखों में नफरत नहीं थी, सिर्फ सच था। मैंने सच बुलाया है कबीर। राघव ने पुलिस को एक पेन ड्राइव दी। इसमें वीडियो क्लिप्स हैं। बहू रात में पिल बॉक्स बदल रही है और ऑडियो क्लिप्स हैं साइन करवाने की बात, और तुम्हारी रिपोर्ट मेरे हाथ में है जैसी बातें। इसके अलावा फाइनेंस ऑडिट में कुछ संदिग्ध ट्रांसफर का ट्रेल निकला है, अभी जांच होगी। कबीर ने गुस्से में कहा, यह सब झूठ है, ये एडिटेड है। पुलिस वाले ने शांत होकर बोला, सर ये फॉरेंसिक जांच में जाएगा, अभी आप सहयोग करेंगे। काव्या ने कबीर का हाथ पकड़ा और फुसफुसाई, कुछ बोलो, कुछ करो। उसका चेहरा वही था, पर अब उसमें मास्क टूटने लगा था। मैंने नोटरी की तरफ देखा। आपको किसने बुलाया? नोटरी ने घबरा कर कहा, मैडम, मुझे बताया गया कि माँ की तबीयत खराब है और बेटा बस व्यवस्था। महिला कांस्टेबल ने नोटरी का बयान नोट किया। ठीक है, आपको भी बयान देने थाने आना होगा। यही कहानी का दूसरा बड़ा हिस्सा आया। मैं सिर्फ एक दस्तखत बचा नहीं रही थी, मैं अपने शरीर को भी बचा रही थी। मीरा ने डॉक्टर को इशारा किया, सीमा का बीपी देखिए। डॉक्टर ने तुरंत मशीन लगाई। बीपी ऊपर है, हार्ट रेट भी। मीरा ने मेरी हथेली पकड़ी, धीरे सांस, अभी फोकस। कबीर ने एक बार फिर एक्टिंग की कोशिश की। आप देखो, आपको स्ट्रेस हो जाएगा, मैं चला जाता हूँ, बस ये मत करो। उसकी आवाज़ कांप रही थी। उस कांप में पछतावा कम, डर ज्यादा था। मैंने धीरे से कहा, तुम्हें कानून का डर है या मेरी मौत का? कबीर का मुंह खुला, पर शब्द नहीं निकले। काव्या ने अचानक जहरीली लाइन मारी, ये सब तुमने किया? तुमने अपने बेटे को फंसा दिया? तुम्हारे पैसे के लिए? उसका असली चेहरा बाहर आ गया। यही होता है जब अपराधी घिरता है, पहले रोता है, फिर काटता है। मैंने उसे देखा। ये पैसे की बात नहीं है, ये भरोसे की हत्या है। राघव ने पुलिस को कहा, मैं अभी लिखित शिकायत दर्ज करवा रहा हूं। फॉर्जरी अटेम्प्ट, कोअर्शन, एल्डर अब्यूज और पॉइजनिंग सस्पिशन। मेडिकल एंगल की जांच भी होगी। पुलिस ने कबीर और काव्या को अलग किया। कबीर चिल्लाया, मैं डॉक्टर हूं, मेरे करियर। मीरा ने तुरंत कहा, डॉक्टर होने का मतलब ये नहीं कि तुम भगवान हो। डॉक्टर होने का मतलब जिम्मेदारी है, और तुमने वही भरोसा तोड़ा। थाने जाने से पहले कबीर एक बार मेरी तरफ मुड़ा। उसकी आंखें लाल थीं। मम्मी, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उस सवाल ने मुझे अंदर से हिलाया, क्योंकि वो अब भी खुद को पीड़ित समझ रहा था। मैंने बहुत साफ कहा, क्योंकि अगर मैं आज चुप रहती तो कल कोई मेरी कब्र पर कहता हार्ट पेशेंट थी, हो गया, और तुम लोग मुस्कुराते। कबीर की नज़र नीचे चली गई। पुलिस उन्हें बाहर ले गई। रात गहरी थी, पर मेरे अंदर पहली बार अंधेरा कम लगा। मैंने उसी रात एक और फैसला लिया, मैं अपने इलाज का कंट्रोल वापस लूंगी। राघव ने तुरंत मेरे बैंक और डॉक्यूमेंट्स के लिए सुरक्षा सेट करवाई। नया मोबाइल नंबर, OTP सिर्फ मेरे पास, और हर बड़े ट्रांजैक्शन के लिए डबल वेरिफिकेशन। राघव ने मुझे समझाया, सीमा जी, एक एडवाइस, किसी को भी अपना आधार OTP, बैंक OTP या UPI पिन कभी मत दीजिए। और नॉमिनी का मतलब मालिक नहीं होता, ये बात अपने परिवार में खुलकर बोलिए। ये एडुटेनिंग नहीं था, ये असल जिंदगी की शिक्षा थी, क्योंकि बहुत लोग कहानी सुनकर रोते हैं पर सीखते नहीं, और मैं चाहती थी लोग सीखें। अगले कुछ हफ्तों में जांच चली। फॉरेंसिक ने कैमरा फुटेज को असली साबित किया। दवाइयों के सैंपल की जांच में गड़बड़ी मिली। फाइनेंस टीम ने संदिग्ध ट्रांजैक्शन और फर्जी सिग्नेचर की कोशिश पकड़ी। और सबसे बड़ा झटका कबीर को तब लगा जब हॉस्पिटल की एथिक्स कमेटी ने उसे सस्पेंड किया और मेडिकल काउंसिल में शिकायत गई। डॉक्टर का कोट सिर्फ कपड़ा नहीं होता, वो भरोसा होता है। उस भरोसे के साथ धोखा
समाज माफ नहीं करता। काव्या ने जल्दी ही अपना बचाव ढूंढा। उसने कबीर पर दोष डालना शुरू कर दिया। वो बोलता था, वो करता था, पर कानून में किसने शुरू किया कम मायने रखता है, किसने किया मायने रखता है। और फिर वो दिन आया जब कोर्ट में पहली बार कबीर ने मुझे देखा। उसके चेहरे पर घमंड नहीं था, खालीपन था। वो टूट चुका था। शायद पहली बार उसे समझ आया कि पैसा जीत नहीं है, इंसानियत जीत है। कोर्ट के बाहर राघव ने मुझसे पूछा, सीमा जी, आप चाहें तो बहुत सख्त हो सकती हैं, आप चाहें तो इनके लिए नरमी भी रख सकती हैं। आप क्या चाहती हैं? मैंने अपने दिल पर हाथ रखा। मैं न्याय चाहती हूँ, पर मैं क्रूर नहीं बनना चाहती, और वही मैंने किया। मैं केस से पीछे नहीं हटी। मैंने सज़ा और इलाज दोनों को सपोर्ट किया। कबीर के लिए कोर्ट ऑर्डर्ड काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन की मांग रखी, क्योंकि जो इंसान अपनी माँ को मारने का सोच सकता है वो सिर्फ अपराधी नहीं, अंदर से बीमार भी है। उसे सुधार की ज़रूरत है, लेकिन बिना कॉन्सिक्वेंस के नहीं। मैंने एक पत्र लिखा, कबीर के नाम, सिर्फ 4 लाइनें। तुम्हें तुम्हारे किए की कीमत चुकानी होगी, ये न्याय है, पर मैं नफरत को अपने अंदर घर नहीं बनाने दूंगी। ये मेरी सीमा है। अगर कभी तुम सच में बदलना चाहो तो तुम्हें इंसान बनने का रास्ता मिलेगा, पर मेरे पैसे और मेरे फैसलों पर तुम्हारा अधिकार नहीं होगा। मैंने वो पत्र जेल में उसके वकील के जरिए भिजवाया। कई लोग कहते हैं माफ कर दिया मतलब छोड़ दिया। नहीं, माफी का मतलब ये नहीं कि आप दरवाजा फिर से खुला छोड़ दें। माफी का मतलब ये है कि आप अपने दिल में जहर नहीं रखते, पर अपने घर का ताला मजबूत रखते हैं। मैंने अपनी संपत्ति और कंपनी के लिए ट्रस्ट स्ट्रक्चर बनाया और फिर वही काम किया जो मैंने शुरुआत में मैसेज में कहा था, दिल के बच्चों के लिए फाउंडेशन, ताकि मेरे घर का पैसा मेरे घर की लड़ाई ना बने, बल्कि किसी और घर में उम्मीद बने। मीरा ने एक दिन मेरे साथ बैठकर कहा, सीमा, तुमने सब खोकर भी अपना दिल नहीं खोया। मैंने धीमे से कहा, अगर मैं दिल भी खो देती तो मैं जिंदा होकर भी मर जाती। अंत में कोर्ट ने कबीर और काव्या दोनों को सजा सुनाई। कबीर की सजा के साथ इलाज और निगरानी जुड़ी। काव्या को भी साजिश और धोखे के लिए सजा मिली, और नोटरी वाला आदमी, उसके खिलाफ भी कार्रवाई हुई, क्योंकि रात में बिना सही प्रक्रिया के ऐसा काम करना मजाक नहीं होता, यह अपराध का रास्ता बनता है। और मैंने अपना हॉस्पिटल बदला। नया डॉक्टर, नई टीम, सर्जरी हुई बहुत डर के साथ, पर अब मेरे आसपास ईमानदार लोग थे। मैं बच गई, सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरा दिल मजबूत था, बल्कि इसीलिए कि मैंने समय रहते सच को पकड़ लिया। कबीर से मेरी आखिरी मुलाकात एक काउंसलिंग रूम में हुई, गार्ड के सामने। वो मेरे सामने बैठा, आंखें नीचे। मम्मी, उसने कांपती आवाज में कहा, मैंने आपको इंसान नहीं समझा, मैंने आपको बस एक रुकावट समझा। मेरे अंदर दर्द उठा, पर मैंने उसे अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। तुमने जो किया वो गलत था, और वो गलत ही रहेगा। लेकिन अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो बदलो अपने लिए, मेरे लिए नहीं। उसकी आंखों से आंसू गिरे। क्या आप मुझे कभी माफ कर पाएंगी? मैंने धीरे से कहा, मैंने माफी को अपने अंदर चुन लिया है ताकि मैं जिंदा रहूं, पर भरोसा वो समय और सच से बनता है, और तुम्हें वो कमाना होगा। वो पहली बार सिर हिलाकर बोला, मैं कमाऊंगा। मैं उठी और जाते जाते बस इतना कहा, सच बोलना सीखो कबीर, सच से ही इंसान वापस आता है। और मैं बाहर निकल आई। धूप चेहरे पर पड़ी। मेरे कदम हल्के नहीं थे, पर मेरे अंदर बोझ कम था, क्योंकि मैंने न्याय भी चुना और नफरत से आज़ादी भी। अब आपसे एक छोटी सी बात, अगर ये कहानी आपको छू गई तो कमेंट में लिखिए आप कहाँ से सुन रहे हैं, और क्या आपने कभी अपने आसपास किसी बुजुर्ग के साथ ऐसा धोखा होते देखा है? वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसी ही सच्ची, सीख देने वाली, दिल हिला देने वाली कहानियों के लिए बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि अगली कहानी और भी गहरी होने वाली है।